देश भर में लागू हुआ। चुनावी माहौल में बीजेपी की हिंदू मुस्लिम राजनीति के धार्मिक ध्रुवीकरण का एक नया दांव सीएए के द्वारा बीजेपी आरएसएस ने खेला है। ऊपरी परत देखने पर यह मुस्लिम विरोधी कानून बताया जा रहा है, किंतु इससे ज्यादा नुकसान पिछड़े और बैकवर्ड क्लास का होगा, ऐसा कई बहुजन नेताओं का कहना है। ऐसे में ओबीसी वर्ग के लिए यह कानून नुकसानदायी है। यह देश के सबसे बड़े ओबीसी संगठन राष्ट्रीय ओबीसी वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने बताया। आइए देखते हैं विस्तार से उन्होंने क्या कहा। देश में महंगाई, बेरोजगारी, एससी, एसटी, ओबीसी की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, नौजवानों की समस्याएं और महिलाओं के ऊपर बड़े पैमाने पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर जो आरएसएस बीजेपी की सरकारें हैं वो विफल हो चुकी हैं। सभी मुद्दों पर विफल आरएसएस बीजेपी की सरकार के द्वारा 2024 का चुनाव जीतने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा लेने की कोशिश लगातार की जा रही है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर बहुत सारा राजनीतिक प्रोपेगेंडा किया गया, ताकि देश के लोगों की जो मौलिक समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है इसकी समस्या हो, या फिर देश में एससी, एसटी, ओबीसी के ऊपर बढ़ रहे अन्याय अत्याचार का मामला हो, महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे अन्याय अत्याचार का मामला हो, ओबीसी, एससी, एसटी के रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नई पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। देश का जो बहुत बड़ा तबका है ओबीसी, जो 52% से ज़्यादा है, वो इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनावी सभाओं से अपने को ओबीसी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी को ओबीसी कहकर प्रचारित करते हैं, लेकिन वो गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। तो इन जो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग 2024 के इलेक्शन में जाएंगे तो उनकी बहुत बड़ी दुर्गति होगी, इसका अंदाजा आरएसएस बीजेपी के लोगों को है। एक तरफ वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए 400 पार का नारा लगा रहे हैं ताकि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे, लेकिन दूसरी तरफ उनको अपनी वास्तविक स्थिति का अंदाजा है कि जिस प्रकार से लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से समाज में सभी वर्गों में बहुत बड़ी असंतुष्टि है, बहुत बड़ा असंतोष निर्माण हो चुका है, ऐसी स्थिति में 2024 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीत पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आरएसएस बीजेपी के लोगों की लगातार ये कोशिश है कि इस चुनाव को धार्मिक मुद्दों के आधार पर लड़ा जाए, और इसलिए राम मंदिर के नाम पर बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन देश के लोगों को ये बात समझ में आ गई, देश की आम जनता को ये बात समझ में आ गई कि ये राम मंदिर उद्घाटन का कार्यक्रम ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है। और आरएसएस बीजेपी के लोग चुनाव जीतने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण करने की दृष्टि से इस कार्यक्रम का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और इसलिए इतना जल्दबाजी में आधे अधूरे मंदिर का निर्माण करने का काम कर रहे हैं और उसका बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इसलिए जनता ने इस मुद्दे को नकार दिया। इसके आधार पर आरएसएस बीजेपी को वोट मिलेगा, इसकी गारंटी आरएसएस बीजेपी को नहीं लग रही थी। इसलिए आरएसएस बीजेपी के द्वारा यह सोचा गया कि कोई ऐसा मुद्दा लाया जाए जिस मुद्दे के आधार पर हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हो सके। हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण तभी होता है जब कोई ऐसा मुद्दा आए जिस पर मुसलमान खुल करके विरोध करने के लिए सामने आए, तभी हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होता है। इसके लिए काशी मथुरा जैसे मुद्दे भी उठाए गए और उठाए जा रहे हैं।
लेकिन उससे भी इनको पर्याप्त संतुष्टि नहीं हुई और ऐसा नहीं लगा कि इन मुद्दे से भी इतना बड़े पैमाने पर धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाएगा कि आरएसएस बीजेपी के लोग चुनाव जीत जाएंगे। तो इनको इसके बावजूद भी डर लग रहा है, क्योंकि जो मुद्दे ये उठा रहे हैं धार्मिक ध्रुवीकरण के, अब देश में जागृति बढ़ गई है, तो जागृति बढ़ने की वजह से लोग समझ रहे हैं कि ये उनके मेन इशूज जो हैं उसको दबाने के लिए धार्मिक मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं। आरएसएस बीजेपी के लोगों के द्वारा धार्मिक ध्रुवीकरण करने की ही दृष्टि से एक नया कदम उठाया गया। 2019 में जो सीए का कानून पास किया गया था और 2019 में सीए के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पूरे देश भर में हुआ था और अनिश्चितकालीन प्रोटेस्ट चला था। कोविड आने की वजह से उस प्रोटेस्ट को स्थगित किया गया था, रोकना पड़ा था। बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में कई चरण में आंदोलन सीए और एनआरसी के खिलाफ किया गया था और भारत बंद किया गया था। इतने सारे प्रोटेस्ट होने के कारण उस समय सीए को लागू करने से रोका गया था। कोविड आने की वजह से वो सारे प्रोटेस्ट रुके थे, लेकिन अभी चुनाव के ठीक पहले, जबकि चुनाव घोषित होने में कुछ ही दिन बचे हैं, आरएसएस बीजेपी की सरकार के द्वारा ये ऐलान किया जाता है कि हम सीए लागू कर रहे हैं और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, मतलब सीए लागू कर दिया जाता है। ऐसा इलेक्शन घोषित होने के 2-4 दिन पहले ही क्यों किया जा रहा है, कुछ दिन पहले ही क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे बड़ी राजनीति है कि जब हम सीए लागू करने का काम करेंगे तो इसके खिलाफ प्रतिक्रिया निर्माण होगी, क्योंकि पहले से इसके बारे में बहुत सारी आशंकाएं देश में तमाम लोगों के दिमाग में हैं। तो इसके लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट उस समय हुआ था। तो आरएसएस बीजेपी के लोगों की मंशा है कि इसके आधार पर समाज को विभाजित किया जाए, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाई लगवाई जाए और हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाई लगवा करके वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, हिंदू एक तरफ और मुसलमान एक तरफ किया जाए। इस प्रकार की एक बड़ी साजिश है। इस साजिश को समझने की जरूरत है, क्योंकि सीए का जो कानून बना उस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान 3 देशों से जो शरणार्थी शरण मांगेंगे भारत से, उनको नागरिकता देने का प्राविधान है। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के केवल उन्हीं शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्राविधान है जो मुसलमान नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम शरणार्थियों को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आएंगे, शरण मांगेंगे, उनको सीए के तहत नागरिकता देने का प्राविधान नहीं है। तो इससे 2 सवाल खड़े होते हैं। एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर सरकार के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लिए ही ये कानून क्यों बनाया गया, मतलब जो मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र हैं केवल उनके लिए ही ये कानून क्यों बनाया गया, जबकि श्रीलंका जैसे देश हैं और भी कई देश हैं जहां भारतीय मूल के लोग हैं और उनके साथ भी इस प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन उसके लिए कानून नहीं बनाया गया और केवल मुस्लिम देशों को ध्यान में रख करके ये कानून बनाया गया। दूसरा, इसमें इस बात का तर्क देते हुए कि वो मुस्लिम राष्ट्र हैं इसलिए मुसलमानों के साथ वहां भेदभाव नहीं हो सकता है, मुसलमानों के खिलाफ अन्याय अत्याचार नहीं हो सकता है, तो बाकी जिनके ऊपर भेदभाव हो रहा है उनके लिए हम ये कानून लेकर आए हैं कि हम उनको नागरिकता देना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो अभी तमाम खबरें भी बांग्लादेश और कई जगह से आई कि मुसलमानों के अंदर भी कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिनके साथ वहाँ भेदभाव होता है, क्योंकि जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये पुराना भारत ही था। पुराने भारत में जाति व्यवस्था थी और जाति व्यवस्था जब पुराने भारत में थी तो उस जाति व्यवस्था में बटे हुए लोगों ने ही इस्लाम को स्वीकार किया। तो इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं थी, मगर जब जाति व्यवस्था में बटे हुए लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया तो वो मुसलमान होकर भी जाति व्यवस्था में बट गए और इसकी वजह से जाति के नाम पर उनके साथ वहां भी भेदभाव होता है। लेकिन ये कानून ऐसा मानता है कि मुसलमान को नागरिकता नहीं देंगे, जबकि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव करने की इजाजत
नहीं देता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रकार का कानून बनाया गया। ये कानून बनाने के पीछे का जो बड़ा मकसद है वो बड़ा मकसद है कि एससी एसटी ओबीसी का चुनाव में हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण किया जाए और ध्रुवीकरण करके उनका वोट लूटा जाए, उनकी किसी भी समस्या का समाधान न किया जाए और उनका वोट हिंदू के नाम पर लूट करके सरकार बनाई जाए और उनके हक अधिकारों को खत्म किया जाए। क्योंकि आम समाज में एक साइकोलॉजी है कि आम समाज में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो अपने सुख से कम सुखी हैं, वो पड़ोसी के दुख से ज्यादा सुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार से भारतीय समाज में आरएसएस बीजेपी के द्वारा एक मानसिकता बनाई जा रही है कि हम मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं इसलिए हमें वोट दे दो, हम तुम्हारे हित में कोई काम कर रहे हैं इसलिए हमें वोट दे दो। ये नहीं कहा जा रहा है। मान लो ओबीसी है, ओबीसी कह रहा है कि हमको हमारी गिनती करो और जितनी हमारी संख्या है उसके अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी दे दो। तो सरकार क्या कह रही है? सरकार ये नहीं कह रही है कि हम आपकी गिनती कर रहे हैं, आपको आपका हक दे रहे हैं। सरकार गिनती करने के लिए तैयार नहीं है, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार क्या कह रही है? हम आपको सीए कानून दे रहे हैं जिससे जो बाहर के मुसलमान हमसे नागरिकता मांगेंगे उनको हम नागरिकता नहीं देंगे, लेकिन बाकी लोगों को हम नागरिकता देने वाले हैं। हम आपको सीए दे रहे हैं, हम आपको 370 हटा रहे हैं, हम आपको 3 तलाक दे रहे हैं। जिससे लोगों को मतलब नहीं है, उस प्रकार की चीजें पड़ोसी जा रही हैं उसके आधार पर कि हम मुसलमानों के विरोध में क्या क्या कर रहे हैं, इसके आधार पर हमें वोट दो। हम तुम्हारी बेरोजगारी खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम महंगाई खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम किसानों की फसल के उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, किसानों को उनकी फसल की कीमत दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके आधार पर सरकार वोट नहीं मांग रही है। सरकार ये कहना चाहती है कि आपकी समस्याओं का समाधान करने की क्या जरूरत है, आप मुस्लिम विरोध के नाम पर हमें वोट देते रहो। ये आरएसएस बीजेपी का कहना है। इसका मतलब यह है कि आरएसएस बीजेपी के लोग देश की जनता को मूर्ख बना करके धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। इसलिए इस षड्यंत्र से बचने की जरूरत है। सीए और एनआरसी को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। जब असम में एनआरसी हुई तो असम में जब ये निकाला गया तो 19 लाख लोगों में से 14 लाख जो लोग थे वो 14 लाख लोग गैर मुस्लिम लोग थे। तो अगर जिस प्रकार से सीए अभी सामने आया है, इसी प्रकार से देश में एनआरसी भी आएगी, ऐसा भी गृह मंत्री जी के द्वारा या तमाम भाजपा के नेताओं के द्वारा, आरएसएस के नेताओं के द्वारा कहा जाता है। और सीए और एनआरसी को एक साथ अगर जोड़कर देखा जाए तो एनआरसी का मतलब यह है कि कागज मांगा जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं, इसका आपके पास क्या सबूत है। अब जिस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो घुमंतु जाति के हैं, एक जगह रहते हैं, कल दूसरे जगह रहते हैं, परसों तीसरे जगह रहते हैं, नरसों चौथी जगह रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिनका कोई अस्थायित्व तो नहीं है, उनके पास कागज कहां से आएगा। इस देश में करोड़ों आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं जो ना हिंदू हैं, ना वो सिख हैं, ना वो बौद्ध हैं, ना वो जैन हैं, ना वो पारसी हैं, ना वो ईसाई हैं और वो मुसलमान भी नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग रहते हैं। उनके लिए आपके पास क्या है, उनको आप क्या देने वाले हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल हैं कि देश में ये लोग क्या करना चाहते हैं। एक बार जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारे देश के लोगों को इन लोगों ने खुश कर दिया और बहुत सारे लोग खुश हो गए कि अब तो जो अमीर लोग हैं वो नोट बदलने के लिए लाइनों में लगेंगे और अमीर लोगों के सारे नोट जब्त हो जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, अमीर लोगों ने तो अपने नोट बदलवा लिए, लेकिन गरीब लोग लाइन में लग लग करके बहुत सारे लोग शहीद हो गए नोटबंदी में। तो ये जो सारा का सारा, अगर मान लो कल एनआरसी और का मामला खड़ा हो जाएगा तो देश के अंदर हर आदमी को लाइन लगाना पड़ेगा कि भाई हमारा कागज सही है, हम भारत के नागरिक हैं। तो ये जो षड्यंत्र हो रहा है देश के नागरिकों के साथ में, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि आपको कागज लेके जाना। और भारतीय डॉक्यूमेंटेशन का जो सिस्टम है, अगर बहुत सारे लोगों का अगर आप 2-3 आईडी उठाकर देखो, मान लो उनका आधार कार्ड उठाकर देखो, राशन कार्ड उठाकर देखो, वोटर आईडी उठाकर देखो, तो आपको ये पता चलेगा कि तीनों में किसी में नाम मिसमैच है, किसी में फोटो मिसमैच है, किसी में एड्रेस मिसमैच है। मतलब जिस देश में डॉक्यूमेंटेशन की इतनी खराब स्थिति है कि वहां अगर 2-3 डॉक्यूमेंट उठाकर देखा जाए
तो उन 2-3 डॉक्यूमेंटों में समानता नहीं है, वहां इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं, ये बातें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि देश के जो असल मुद्दे हैं उन असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है और इस प्रकार के मुद्दों के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है कि लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पर इस प्रकार की लड़ाई में शामिल हों और इस प्रकार से वोट देने का काम करें। तो इसलिए ये जो इतनी बड़ी साजिश सीए के नाम पर की जा रही है, ये वास्तव में 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए ये इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। 2024 के इलेक्शन में एससी एसटी ओबीसी का हिंदू के नाम पर वोट लेने के लिए और जो इतना बड़ा समाज है, इस समाज को हिंदू बनाने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है। हिंदू का मतलब है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व होगा, ब्राह्मणों का वर्चस्व का मतलब है बाकी सारे लोग गुलाम होंगे। तो ये जो इस प्रकार का षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र से देश के लोगों को बचने की जरूरत है और देश में जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, ये जो भी अधिकार वंचित लोग हैं, इन्हें अपने हक अधिकार की लड़ाई मजबूत करने की जरूरत है। देश में ओबीसी की गिनती तक नहीं हो रही है। ओबीसी इतना बड़ा तबका है, शेड्यूल कास्ट के लोग कहीं मूंछ रखने की वजह से पीटे जाते हैं, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पिटाई होती है, कहीं जय भीम बोलने की वजह से हत्या होती है। तो ये जो इतना ज्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है, तो ये सारे अन्याय अत्याचार के खिलाफ में खड़े होने की जरूरत है। किसानों को अपनी फसल की कीमत के लिए, एमएसपी गारंटी के लिए खड़े होने की जरूरत है। नौजवानों को अपने एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए खड़े होने की जरूरत है। अगर इन मुद्दों पर हम लोग खड़े होते हैं तो इन मुद्दों पर खड़े होने से हमारे समाज को फायदा होगा, हमें फायदा होगा और देश को फायदा होगा। लेकिन अगर इस प्रकार के लड़ाने भिड़ाने वाले मुद्दों पर हम लोग या देश खड़ा होता है तो इससे देश को भी नुकसान है, समाज को भी नुकसान है और सभी लोगों को नुकसान है। तो ये देश को नुकसान पहुंचाने का कार्यक्रम है, ये देश के विरोध में है, समाज के विरोध में है और देश की तमाम जनता के विरोध में है और देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, उसके भी खिलाफ है। इसलिए और ये संविधान के खिलाफ भी है, क्योंकि संविधान ये नहीं कहता कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव करें। ठीक है, अगर दूसरे देशों में शोषण हो रहा है, आप उनको नागरिकता देना चाहते हो, वैसे नागरिकता का कानून पहले से भी है, उसके इस पर भी नागरिकता दी जा सकती है। लॉन्ग टर्म वीजा का भी प्रोविजन है भारतीय संविधान में, उसके आधार पर भी लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कोई ऐसा कानून बना रहे हो कि जिससे आप विदेशों में जो आपके लोग हैं, अगर उनके साथ कोई शोषण हो रहा है, आप उनको नागरिकता देना चाहते हो तो देना चाहिए, मगर ये धर्म के आधार पर नहीं देना चाहिए। बल्कि जो भी शोषित हैं दूसरे देशों में, अगर वो भारतीय नागरिकता चाहते हैं तो उन्हें नागरिकता देने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का कानून बनना चाहिए था। मगर ये जो राजनीतिक ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण की दृष्टि से जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इस षड्यंत्र से खास तौर से ओबीसी वर्ग के लोगों को, चूंकि ओबीसी वर्ग के लोगों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं। चाहे वो 90-92 में जब मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था तो उस समय मंडल के आंदोलन को दबाने के लिए कमंडल का मामला शुरू किया गया। आज जब मंडल पार्ट 2 चल रहा है, जाति जनगणना का आंदोलन चरम पर है और जाति जनगणना के आंदोलन ने हर पार्टी के लोगों को जाति जनगणना पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी के साथ साथ जो ईवीएम घोटाले का आंदोलन है वो भी चरम पर है। तो ये जो बड़े बड़े आंदोलन, किसान आंदोलन चरम पर है, किसान लड़ाई लड़ रहा है, ये जो बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं सरकार के खिलाफ में, सरकार को इससे बहुत ज्यादा डर लगा हुआ है और इन तमाम मुद्दों को दबाने के लिए सरकार सीए पर चर्चा कराने चाहती है और सीए पर चर्चा करा करके वोटों का ध्रुवीकरण करके वोट लूटना चाहती है। इस षड्यंत्र से हमको सभी लोगों को बचाने की जरूरत है। इसके लिए सभी लोगों को जागृत करने की जरूरत है, सचेत करने की जरूरत है। आपको भी सचेत रहने की जरूरत है और दूसरों को भी सचेत करने की जरूरत है। इस दृष्टि से ये लाइव आने की जरूरत पड़ी है। तो आप सभी लोगों से अपेक्षा है कि आप इन बातों को समझेंगे और समझ करके आप सचेत करने का काम, समाज को करने का काम करेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी को बहुत बहुत आभार।